किसान भाइयों नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम यहाँ पर लौकी की खेती के विषय में जो कि बरसात के समय होती है उसके लिए डिटेल जानकारी आप लोगों के लिए लाए हुए हैं। पहले पार्ट में हमने काफ़ी कुछ जानकारी दिया है। आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहला पार्ट देख लीजिए। और उसके बाद हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में आप लोगों को सेकंड पार्ट में लौकी की फसल में लगने वाले कीट रोग और इसके उपचार के विषय में जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों जैसा कि लौकी की बुआई के बाद से ही हम इसकी जो बुआई करते हैं मई जून महीने में करते हैं, जुलाई महीने में करते हैं, तो वहाँ पर रेड पंपकिन बीटल एक कीड़ा होता है जो कि लाल लाल कीड़ा होता है, पंख होते हैं, वो उड़ता रहता है, उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता रहता है। इसका अटैक शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो शुरुआती अवस्था में जब पौधे छोटे होते हैं तो वहाँ पर हमें हल्के कीटनाशक का प्रयोग करना होता है। और जब इसके पौधे बड़े हो जाते हैं, 5-6 पत्तियों की अवस्था में आ जाते हैं, तो उस समय रेड पंपकिन बीटल जो होता है ये पत्तियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और इसी को देहाती भाषा में किसान भाई लोग झाझा भी बोलते हैं। और ये पत्तियों को चाल कर झन्ने जैसा कर देता है, तो इसी के लिए इसको झाझा भी बोलते हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए हमें क्या करना, हम प्रोफेक्स दवा का प्रयोग कर सकते हैं, सिजेंटा का क्यूराक्रान आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या हम यहाँ पर हमला जैसे कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं जो कि मिसाइल, बंदूक, गोली, इस टाइप से जो कीटनाशक आते हैं वो कांटेक्ट बेसिस के होते हैं, सस्ते कीटनाशक होते हैं और अच्छे काम करते हैं, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों यदि पौधों में अधिक इसका अटैक है और हमें अच्छा नियंत्रण करना है, थोड़ी महंगी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो बायर कंपनी का एक सोलोमन नाम की दवा होती है, वो काफ़ी इसका बेहतर रिजल्ट इसका मिलता है। और सोलोमन का जो टेक्निकल होता है इमिडाक्लोरोपिड होता है, साथ में बीटा साइक्लोथ्रिन होता है। इसी के साथ इसमें थ्रिप्स, एफिड, जेसिड्स, वाइट फ्लाई आदि और भी कीड़े आते हैं। तो यदि हम यहाँ पर सोलोमन का प्रयोग करते हैं या इसी टाइप से ऐसी और अच्छे टेक्निकल का प्रयोग करते हैं जिसमें रस चूसक कीड़ों के लिए भी दवा है और पत्तियों को चबाकर खाने वाले कीड़ों के लिए भी दवा है, उसका स्प्रे हम करते हैं तो अच्छा कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर बायर के सोलोमन का हम शुरुआत की अवस्था में 15 ml और करीब 20 से 25 से 30 दिन के बाद जो इसकी अवस्था आती है उस समय हम यहाँ पर 20 ml का स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात हुई इन सब की। इसी के साथ यहाँ पर सफ़ेद मक्खी आती है। सफ़ेद मक्खी के लिए इमिडाक्लोरोपिड है जो कि कॉन्फिडोर नाम से बायर का आता है, फिर एडमायर नाम से आता है जो कि इसमें ज़्यादा परसेंटेज होता है, थोड़ी तगड़ी होती है, इसको हम 30 दिन के बाद इसकी अवस्था में प्रयोग कर सकते हैं। एक तारा नाम से सिजेंटा की दवा आती है, इसको शुरुआती अवस्था में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सफ़ेद मक्खी के बाद इसमें जो माहू आता है और इसमें एफिड्स होते हैं, जैसा कि इसमें लीफ हॉपर भी आता है। तो जब हम पत्तियों के पीछे उठाकर देखते हैं, जो भी इसमें पत्तियां सब्जियों की होती है, बेलवर की होती है, उसमें पत्तियों के पिछले भाग पर मतलब कि निचले भाग पर अधिकतम जो इसके रस चूसक कीड़े होते हैं ये इनका प्रभाव होता है। तो यदि हम इसको उठाकर देखेंगे तो इसमें कुछ सफ़ेद कीड़े होंगे, छोटे छोटे होंगे। इसको उठाने के बाद वो काफ़ी तेज़ी से उड़ते हैं। इसमें कुछ हरे मच्छर होते हैं जिसको लीफ हॉपर बोलते हैं, हरे और भूरे दोनों मच्छर होते हैं, ये होते हैं। माहू होता है, पीले कलर का होता है, छोटा छोटा सा होता है, तो उसका भी नीचे प्रभाव होता है। तो ये इन सब कीड़ों के प्रभाव से आगे इसमें शुरुआत में ही मोज़ेक वायरस का लक्षण आने लगता है। मोज़ेक वायरस का जो मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है वो सफ़ेद मक्खी होती है। ये जो है मोज़ेक वायरस का वाहक होती है। तो इसके लिए हमें, क्योंकि जो बरसात वाली हम लौकी लगा रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इस चीज़ का होता है। और आप यदि लौकी की अगैती यहाँ पर बुआई कर रहे हैं तो आगे चलकर काफ़ी इसके चांसेस रहते हैं कि यहाँ पर मोज़ेक वायरस आएगा। तो शुरुआत से ही आप यहाँ पर अच्छी कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करते हैं, जैसा कि पेगासस आता है। किसान भाइयों यहाँ पर हम इन रासायनिक दवाओं की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हम किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो कंपनी है अच्छी कंपनी की, अच्छी टेक्निकल हैं जिनके द्वारा फसलों पर अच्छा कंट्रोल होता है, तो उन सब दवाओं का हम नाम यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर किसी का प्रमोशन कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो आपकी अच्छी दवाएँ आपके खेत में काम करती हैं आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। मेन रूप से हमने यहाँ पर कीड़ों और रोगों के बारे में बताया है और उसका उपचार आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पेगासस होता है इसमें आप रस चूसक कीड़ों का अच्छा कंट्रोल होता है। और इसी के साथ उलाला नाम का एक यूपीएल की दवा आती है। किसान भाइयों उलाला का जो डोज है ये 6 ग्राम प्रति 15 लीटर का होता है, लेकिन खेत में यदि सफ़ेद मक्खी का भी अटैक है तो आप इसको 8 ग्राम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन सब दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। फिर आगे बात करें तो ये सब जो इसमें दवा मक्खियाँ हैं, जैसे कि रस चूसक कीड़े हो गए, इसके बाद कुछ पतंगे हो गए जो शुरुआत में पत्तियों को काटते हैं, ये मुख्य रूप से शुरुआती अवस्था में इसको प्रभावित करते हैं।
आगे चलकर इसमें जो फलों को प्रभावित करने वाले कीड़े होते हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से होती है फल मक्खी होती है। फल मक्खी का काम क्या होता है, इसमें नर मादा 2 मक्खियाँ होती हैं और जो मादा मक्खी होती हैं इसमें फलों के ऊपर डंक मारकर इसमें अंडे दे देती है। तो इसके जो लार्वा हैं फलों के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर फलों में सड़न उत्पन्न कर देते हैं और जब फल सड़ जाते हैं तो हम उसको तोड़ते हैं तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद कीड़े उसमें बिलबिलाते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। जहाँ पर डंक लगेगा वहाँ से फल टेढ़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसके कंट्रोल के लिए आपको यहाँ पर फ्रूट फ्लाई ट्रैप का प्रयोग करना है। साथ ही आप यहाँ पर रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फल मक्खी से कंट्रोल के लिए हम किस तरीके से ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं और कौन सी रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए कई वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप वहां पर जाकर इसमें देख सकते हैं। साथ ही हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर भी आपको कुछ वीडियो का लिंक दे देंगे। तो इस तरीके से जब आप फ्रूट फ्लाई से अपने फलों को बचा लेते हैं तो फलों में एक और समस्या आती है। एक कीड़ा होता है, चपटा सा बड़ा सा थोड़ा होता है, भूरे कलर का होता है। ये फलों पर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, फलों को ऊपर से थोड़ा खुरच कर खाता है। इसके अलावा सुंडी भी होती है, अमेरिकन सुंडी कह सकते हैं या फिर गदैला कह सकते हैं। इसका भी बरसात के समय में कभी कभी अटैक होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप इमेमेक्टिन बेंजोएट जो कि किसी अच्छी कंपनी का आप लेंगे तो 10 ग्राम प्रति एमएल के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर सोलोमन का भी बदल कर प्रयोग कर सकते हैं जो कि बायर कंपनी का है। तो आपको सुंडी से भी निजात मिल जाएगा और इस कीड़े से भी निजात मिल जाएगा। किसान भाइयों, हम जिस कीड़े की बात कर रहे हैं, ये कीड़ा जो है यदि उसको आप मारते हैं तो उससे गंध बड़ी तेज़ी से आती है और लौकी की फसल में मुख्य रूप से ये लौकी की फसल में ही ज़्यादा रहता है। तो आप इन कीड़ों और इल्ली से आप यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो लौकी की फसल में जो ऊपर की साइड से इसके छिलकों पर खुरचने का निशान या इस तरीके से दाग बनते हैं, आप उससे बचाव कर ले जाते हैं। और इसमें लौकी की फसल में यदि बात करें तो एक इसमें बीमारी आती है, जो इसकी लौकी की फलियां होती हैं, जो लौकी बनती है इसमें जो लास्ट जिसका जो टिप होता है वो पतली हो जाती है, नुकीली हो जाती है। किसान भाइयों, इसका जो मुख्य कारण होता है, जो गर्मी के समय में लौकी होती है, पछुआ तेज़ हवाएं चलती हैं और वातावरण में नमी की कमी रहती है। तो इस समय पर इस तरीके की लौकी निकलती है। ये कुछ वातावरण का भी इसमें प्रभाव होता है और इसका जो एक प्रभाव होता है, कैल्शियम की भी कमी होती है। इस वजह से भी लौकी इस तरीके से होती है, टेढ़ी हो जाती है, आगे चलकर पतली हो जाती है। इसका साइज जो है ठीक ठाक नहीं बनता है। और एक बरसात के समय में जो इसमें एक समस्या आती है, इसका कुछ प्रभाव फंगस की वजह से हो जाता है। तो फंगस की वजह से जो समस्याएं हो रही हैं, इसके लिए हमें फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से जो टेढ़ी मेढ़ी लौकी है, तो आप बोरान की कमी, कैल्शियम की कमी है, आप इसकी पूर्ति कीजिए। आप पछुआ हवाएं चल रही हैं तो नमी को बराबर बना कर रखिए, लौकी आपकी सीधी आएगी। फंगिसाइड का स्प्रे करिए। फिर भी जो है आपका 100% एक साइज़ की लौकी नहीं निकलती हैं, थोड़ा बहुत आपका उसमें कुछ टेढ़ी मेढ़ी इस तरीके की लौकी निकलेंगी ही। बरसात के समय में अक्सर लौकी के जो छोटे छोटे फूल होते हैं, पहले तो बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होते ही वो किनारे से सूखना शुरू हो जाते हैं, भूरा होकर वो गिर जाते हैं। इसका क्या कारण होता है, जैसे कि अक्सर जो है बरसात के समय में 1 दिन 2 दिन तक 3 दिन तक लगातार बरसात होती रहती है और उस समय पर जब फूल खिलते हैं तो वहाँ पर पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए मक्खियाँ नहीं होती हैं और हवा के माध्यम से जो इसका परागण होता है वो पानी की जो बरसात होती रहती है उससे धुल जाता है। तो जब इसमें इनका परागण नहीं हो पाता है तो आगे चलकर वो मरकर गिर जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें पौधों का परागण अच्छा हो और फूल अच्छे आएँ, अच्छे से खिलें, तो उसके लिए कुछ रासायनिक दवाएं होती हैं, उनका आप स्प्रे कर सकते हैं। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी दवाओं का आपको यहाँ पर स्प्रे करना है, जब हम आपको स्प्रे के लिए और दवाओं का जानकारी देंगे तब। तो यहाँ पर इस तरीके की जो फल गिरने वाली बात हो गई, छोटे से ही सूख कर गिर जाते हैं, भूरे होकर, इसकी बात हो गई। अब आगे बात करें, जैसा कि जितने तरीके से फल डैमेज होते हैं इसकी बात हो गई है। कभी कभी जो है फल चिटकते हैं और ये ऐसा काफ़ी कम होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आपके फल, लौकी के फल बने हैं, वो चिटक जाते हैं, बीच से फट जाते हैं, तो इसका जो मुख्य कारण होता है ये बोरान की कमी होती है। आप अपने प्लांट में, खेत में नीचे की जड़ों के माध्यम से भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डोज दीजिए और साथ ही स्प्रे के माध्यम से आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डोज दीजिए।
इससे आपके जो फलों की साइज़ है, चमक है, अच्छी रहेगी। इसके बाद बात आती है इसमें फंगस, जो फफूंद होते हैं और बैक्टीरिया। किसान भाइयों, इसमें पौधों में मुख्य रूप से वायरस और कीड़े, फंगस, बैक्टीरिया, इन सब के माध्यम से 4 तरीके से फैलते हैं रोग। कीड़ों के माध्यम से हमने बता दिया, फंगस और बैक्टीरिया की बताते हैं। वायरस भी कीड़ों के माध्यम से ही फैलता है। फंगस और जो बैक्टीरिया होते हैं, इसकी वजह से पत्तियों पर दाग बनते हैं। इसमें पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और इस तरीके से और कई अन्य जो है समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना, मुख्य रूप से जो बेसिक फंगिसाइड्स होते हैं, जैसा कि बावस्टिन हो गया, मैनकोजेब हो गया और कॉपर हो गया, इन तीनों का स्प्रे यदि हम बरसात के समय में, जो इसमें या कोई गर्मी के समय की भी बात करें, कोई भी फसल होती, इनमें हम 5 से 7 दिन शुरुआत में और 10 दिन, मतलब 7 से 10 दिन के गैप में यदि हम इनका स्प्रे बराबर करते रहते हैं तो इस तरीके की समस्याएं नहीं आती हैं। लेकिन आगे चलकर यदि ऐसी कोई समस्या आती है, फंगस जनित बीमारियां आती हैं, तो इसके लिए हम अच्छे फंगिसाइड्स का प्रयोग, जैसे नेटिवो हो गया, हेक्साकोनाजोल हो गया, प्रोपिकोनाजोल हो गया, और फिर इससे भी एडवांस कुछ बासप की और सिजेंटा की, इन सब की बायर की जो फंगिसाइड अच्छी आती हैं, आप उनका भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे ही आपके खेत में रोग आएंगी, जैसी समस्याएं आएंगी, आप उसके हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। एमिस्टार टॉप नाम की एक फंगिसाइड्स आती है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसमें जो फलों के सड़ने की समस्या होती है, दागी बन के मतलब पीला सूख कर भूरे होकर गिरने की समस्या आती है, इन पर, और जो पत्तियों पर दाग धब्बे बनते हैं, इन सब पे अच्छा काम करता है। मतलब जो मुख्य में रूप से बरसात की वजह से इसमें दिक्कत आती है, उसमें अच्छा काम करता है। इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेटिवो का भी अच्छा काम आता है। तो इस तरीके से बहुत सी फंगिसाइड्स हैं, हर एक का स्प्रे नहीं किया जा सकता। शुरुआत में आप बेसिक और सस्ती फंगिसाइड का अच्छे से स्प्रे करते रहते हैं तो ऐसी समस्याएं नहीं है। इसके बाद बात करते हैं जो बैक्टीरिया की हमने बात किया, तो ये कि स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है या प्लांटोमाइसिन होता है, तो इनका स्प्रे आप 15 लीटर की टंकी में 3 ग्राम का आप प्रयोग करें। जैसा कि और फंगिसाइड कॉपर के साथ, बावस्टिन के साथ या और कोई भी कीटनाशक डाल रहे हैं, तो जो इसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है आप उनमें यदि इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें बैक्टीरिया की भी समस्याएं नहीं आएंगी। तो मैक्सिमम जो बीमारी, रोग और इन सब का हुआ हमने कवर करने की पूरी कोशिश किया है। और फिर भी इन सब की एक अलग से डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। आप वहां पर देख सकते हैं कि अन्य कौन कौन सी बीमारी है, इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो डिटेल वीडियो वहां पर भी मिलेगी। तो यहाँ पर इतनी हमने सब कुछ जानकारी देने का प्रयास किया और कुछ ऐसा तो छूट नहीं रहा है। और अब इसमें बात करते हैं उत्पादन की। किसान भाइयों, जो लौकी का उत्पादन होता है करीब 45 दिन के बाद से इसमें जो फ्लावरिंग है स्टार्ट हो जाती है। कहीं कहीं पर इसमें सबसे पहले मेल फ्लावर आते हैं, फिर इसमें फीमेल फ्लावर्स आना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर जो 45 दिन का गैप है, इसके पहले हम बात करें, अच्छी मात्रा में फल फूल लेने के लिए हमें यहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना है। जैसा कि शुरुआत में हम यहाँ पर इथरेल का प्रयोग कर सकते हैं। इथरेल का प्रयोग हमें कैसे करना है और इसका क्या रिजल्ट रहता है, किस तरीके से ये फसल को, आपके फसल के उत्पादन को बढ़ा सकता है, इसकी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो शुरुआत में आपको स्प्रे के माध्यम से आपका इथरेल का स्प्रे करना है। इथरेल का जो प्रयोग होता है आपको 10-15 दिन के पहले ही कर लेना होता है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कैसे करना है। अब आगे की बात आती है, तो आपको जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है उससे थोड़ा सा करीब 2-4 दिन पहले से ही, मतलब 25 से 30 दिन की अवस्था पे आप टावोली का स्प्रे कर सकते हैं। टावोली के अलावा यदि आप दूसरा स्प्रे करना चाहें तो प्लानोफिक्स दवा आती है, जो कि पौधों में फलों और फूलों के जो प्रक्रिया होती है इसको अच्छे से करती है। तो जैसा इससे पहले हमने बताया था कि आपको फलों फूलों के लिए जो दवा है, तो आप टाबोली और प्लानोफिक्स इन दोनों का आप स्प्रे करते हैं, तो आपके पौधों में जो फ्लावरिंग का और परागण की क्रिया होती है ये थोड़ा उत्तेजित हो जाती है। फूल अच्छे से खिलते हैं, परागण अच्छे से बनते हैं और आपके फलों में जो है पॉलिनेशन की समस्या थोड़ी हद तक कम की जा सकती है। बराबर बरसात हो रही है तो कुछ प्रभाव ज़रूर होगा। अब आगे बात करते हैं, और बहुत से रेगुलेटर का प्रयोग नहीं करना है। 25-30 दिन के गैप में ही आप 1-2 रेगुलेटर का प्रयोग करिए। आगे यदि पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है, यूरिया की मात्रा आप कम कर सकते हैं।
साथ ही जो लौकी होती है बेल वर्गीय फसल है, इसमें जो इंटरनोड्स होते हैं, मतलब कि 2 गांठों के बीच की दूरी है करीब 6 से 8 इंच होनी चाहिए। इससे ज़्यादा यदि गांठों के बीच की दूरी हो रही तो आपको रेगुलेटर का प्रयोग वहाँ पर करना है। अच्छे रेगुलेटर आप लेहोसिल का प्रयोग कर सकते हैं, मेराकुलान का प्रयोग कर सकते हैं, इनका भी अच्छा रिजल्ट है। मतलब कि इंटरनोड्स के बीच जो काफ़ी लंबा गैप है उसको आपको कम करना है ताकि आप कम जगह में अधिक उत्पादन ले सकें। तो यहाँ पर इन सब दवाओं का स्प्रे की बात हो गई, और जो रोग लग रहे हैं उनके लिए कीटनाशक का स्प्रे हमने बता ही दिया है। अब बात आती है स्प्रे के माध्यम से और कौन से दवाओं का आपका प्रयोग करना है। किसान भाइयों, स्प्रे का ऐसा शेड्यूल जो हम आपको बता दें कि इस दिन पर ये करना है, इस तरीके से सफल नहीं हुआ जा सकता है। आपके खेत में किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, इसके लिए हर एक चीज़ का स्प्रे का शेड्यूल नहीं हो सकता है। जैसे माइक्रोन्यूट्रेंट की कब ज़रूरत है, आपने मिट्टी में अच्छे से दिया, गोबर की खाद अच्छे से दिया, माइक्रोन्यूट्रेंट्स की कमी नहीं है, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं माइक्रोन्यूट्रेंट देने का। पौधे हरे भरे हैं, अच्छा इसमें इसका ग्रोथ हो रहा है, कोई बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। पौधे के बीच इंटरनोड्स छोटी ही है, बड़ी गांठें नहीं बन रही हैं, तो इसमें रेगुलेटर का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आगे चलकर यदि कमी पड़ती है तो आप अलग अलग बूस्टर का प्रयोग कर सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं और माइक्रोन्यूट्रेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। अपने लोकल एरिया में चलने वाले टॉनिक्स में आप इन सब का सिलेक्शन अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर भी यदि कुछ अच्छे टॉनिक्स की बात करें तो एमिनो एसिड बेस्ड टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए। जिब्रेलिक एसिड बेस्ड टॉनिक का प्रयोग लौकी में नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसकी जो शाखाएँ हैं ये काफ़ी लंबी लंबी बनने लगेंगी। और इसके साथ आप कुछ अच्छे टॉनिक में जैसे सागरिका का भी स्प्रे कर सकते हैं, ये भी जो है अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से आप कुछ टॉनिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। और अब बात आती है 50-55 दिन के बाद से फल बनना शुरू हो जाते हैं और 60 दिन से आपकी अच्छी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, 60 दिन के बाद इसमें 2 महीने 3 महीने तक पौधों का आपने अच्छा सा प्रबंधन शुरुआत में किया है तो 2-3 महीने तक 4 महीने तक आपका अच्छा उत्पादन आएगा। शुरुआत में उत्पादन निकलता है, 80-90 दिन होने के बाद का आपका उत्पादन पीक पर पहुंच जाता है, काफ़ी अच्छे से उत्पादन मिलता है। और फिर लास्ट में जाते जाते उत्पादन में कमी भी आती है और इसमें जो फलों की क्वालिटी है ये भी थोड़ी जो है कम होने लगती है। तो इस तरीके से शुरुआत से लास्ट तक यहाँ पर उत्पादन की बात करें तो प्रति बिस्वा 8 से 10 क्विंटल का उत्पादन और उससे भी ऊपर का उत्पादन लिया जा सकता है। यहाँ पर 8 से 10 क्विंटल का उत्पादन हमने पिछली बार लिया था और उससे ऊपर भी लिया जा सकता है। पिछली बार की जो कंडीशन थी, बरसात ज़्यादा हुआ था, बाद में उत्पादन कम आ गया था, प्रोडक्शन कम हुआ था क्योंकि कई पौधे मर गए थे। तो आप मान कर चल सकते हैं यदि आपने वर्टिकल फार्मिंग किया है, मचान बेच से किया हुआ है तो 8 से 10 क्विंटल आपका उत्पादन आ जाएगा, ऊपर भी आ सकता है। प्रति एकड़ 250 से 300 क्विंटल का उत्पादन आप मान कर चल सकते हैं। इससे ऊपर का आपका जो उत्पादन आ जाता है आप उसको अपना प्रॉफिट अलग से मान कर चल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो उम्मीद रखी है 250 से 300 क्विंटल का मान कर चलिए। रेट की बात करें, आपने हर एक चीज़ अच्छे से मैनेज किया है और यदि मंडी में कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आई तो आपका जो औसत रेट है 15 से 20 तक भी मिल सकता है। और यदि आपने बड़े स्तर पर कई एकड़ में इसकी फार्मिंग किया हुआ तो आपका औसत रेट 5 रुपये नीचे चला जाएगा, तो 12 से 15 का रेट मान सकते हैं। 15 का औसत रेट आप बरसात वाली लौकी की खेती की मान सकते हैं। तो लागत की बात करें, प्रति एकड़ आपका करीब 50 से 60 हज़ार के आसपास की लागत लग जाएगी या 70 हज़ार तक जा सकती है, इससे ज़्यादा लागत नहीं जाएगी हर एक चीज़ को मिलाने के बाद। और यहाँ पर यदि 300 क्विंटल का उत्पादन आता है, 15 का आपका ये औसत रेट मिलता है तो करीब 4.5 लाख की आपकी बिक्री होती है। तो इस तरीके से आप शुद्ध मुनाफे की बात करें तो 4 लाख का शुद्ध मुनाफा मान सकते हैं। अब उसमें आपका कम ज़्यादा जैसी आपकी जो परिस्थिति बनती है उस तरीके से आपका होगा। तो किसान भाइयों, हमने यहाँ पर लौकी की खेती के विषय में डिटेल जानकारी देने का प्रयास किया है। तो जो कुछ जानकारी रह गई हो या आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।